नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग की सृष्टि बाफना को इसरो के राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक परीक्षा में मिला पहला स्थान। बालोद की प्रतिभावान खिलाड़ी की प्रतिभाएं दब गई गरीबी के बोझ तले, मेडल बने खिलौना। जिले में फूटा कोरोना बम, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का कोविड टेस्ट सेंटर नंदू के रहमो करम पर। दुर्ग जिले के बहुचर्चित हत्याकांड का फैसला होगा अब। 9 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट जज सुनाएंगे फैसला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग की सृष्टि बाफना को इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक चयन परीक्षा में पहला स्थान मिला है, जिससे उनके घर परिवार में खुशी का माहौल है। सृष्टि ने इस उपलब्धि से अपने माता पिता व परिवार का मान बढ़ाया है। वहीं उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक सिविल चयन परीक्षा में दुर्ग जिले की सृष्टि बाफना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सृष्टि बाफना दुर्ग के पद्मनाभपुर की रहने वाली है और उनके पिता का नाम मोती बाफना है। अपनी बेटी की इस उपलब्धि से परिजन बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि काफी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सृष्टि ने दुर्ग शहर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। सृष्टि ने दिल्ली में रहकर सारी तैयारी की है और इस मुकाम को पाया। सृष्टि ने दुर्ग के महावीर विद्यालय से हिंदी मीडियम की 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सृष्टि ने मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया था। बीआईटी दुर्ग से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सृष्टि ने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। इसरो के अलावा उनका चयन दिल्ली मेट्रो और कोल इंडिया में भी हुआ है। यूपीएससी की ओर से आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा में भी सृष्टि का साक्षात्कार हो चुका है, जिसके नतीजे अभी घोषित नहीं हुए हैं। सृष्टि पढ़ाई के अलावा संगीत में भी रुचि रखती है और सृष्टि ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त किया है। सृष्टि की इस उपलब्धि से उनके माता पिता काफी खुश हैं। सृष्टि से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोई काम छोटा नहीं होता। अगर इंसान ठान ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन उसके लिए दी गई परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार जरूरी है। निराश कभी नहीं होना चाहिए और मन में यदि विश्वास है तो कामयाबी जरूर मिलेगी। सर बहुत खुश हूँ मैं, और ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि पूरी फैमिली वाले और फ्रेंड्स सब लोग, आसपास के लोग बहुत खुश हैं, तो उन्हें देख के ज़्यादा खुशी मिल रही है। और प्रेरणा ऐसे मिली कि अपनी पढ़ाई का पब्लिक सर्विस में क्या यूज़ हो सकता है ये सोचा था, और फिर आसपास लोग थे जिनके थ्रू काफ़ी पता चला कि ये ऐसा एग्ज़ाम होता है। तो उससे बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करनी पड़ती है। रिज़ल्ट आने में कई बार लेट हो सकता है, कई बार लगेगा कि अरे टाइम लग रहा है, बट इन दी एंड रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो आप कंसिस्टेंटली करिए और थॉरो स्टडी करिए, बिल्कुल डीप में पढ़िए। मेरे लिए बहुत खुशी और बहुत अच्छी बात है कि मतलब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जान के। और बस मैसेज ये रहेगा मेरा कि आप मेहनत करिए और कंसिस्टेंट रहिए और रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एक दिन के बाद। फिलहाल सृष्टि ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक चयन परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए ग्रैंड न्यूज परिवार भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में इन दिनों कोरोना बम फूट रहा है। इस कोरोना बम की चपेट में आने वाले व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षणों का ना मिलना खतरनाक साबित हो रहा है। व्यक्ति इलाज कराने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर 72,330 मरीजों की संख्या ने राज्य सरकार की पेशानी पर बल डाल दिया है। मरीजों की संख्या के साथ 459 लोगों की मौत ने आम जनता को सजग रहने का अल्टीमेटम भी दिया है, क्योंकि आपकी स्वयं की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद पर निर्भर करती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुपेला स्थित पंडित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में भी देखने को मिला, जहां लोग सुबह से ही लाइन लगाए कोरोना टेस्ट का इंतजार करते दिखे। वहीं हालत ये थी कि अस्पताल में कोरोना टेस्ट करने की किट ही खत्म हो गई थी। अभी वर्तमान में रैपिड एंटीजन किट का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है,
लेकिन वो जिला स्तर से मिलने के आसार आज ही शाम तक हो जाने की उम्मीद है। वैसे एटलीस्ट अभी 150-200 तो हमारे पास उपलब्ध है ही है, और कुछ 70-80 का गुंजाइश अभी वहाँ से बात हुआ है CM ऑफिस से, तो मिल जाएगा बोले हैं। तो यहाँ से मैं भिजवा रहा हूँ, तो वो लेके आ जाएगी। और फिर 30,000 का डिमांड वहाँ से रायपुर के लिए गया है बोल रहे हैं, CM ऑफिस से बताया है। तो 1-2 दिन में वो उपलब्ध हो जाएगा। बाकी ट्रूनाट सैम्पलिंग का टेस्ट के लिए तो है ही है, और जो RT-PCR वाला है वो तो हम सैंपल लेके रायपुर भेज नहीं। वैक्सीनेशन का समय वही 9 बजे से 5 बजे तक का है, बीच में 2 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक का 1 घंटे का ब्रेक रहता है। उसके बाद में फिर जब तक ख़त्म नहीं हो जाते, 5-5:30 बज जाता है, तब तक चालू रहता है। शाम को जो डाटा एंट्री होता है उसमें जानकारी मिल पाती है टोटल पूरा, कि रैपिड एंटीजन का कितना टेस्टिंग हुई है और कितना पॉजिटिव आया है, ट्रूनाट के सैंपल कितने लिए गए हैं या RT-PCR के कितने। वो शाम को पूरा डाटा एंट्री होता है, तब जानकारी उपलब्ध हो पाती है। सुपेला शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दोपहर जामुल से आई गर्भवती महिला सुबह से ही पर्ची बनवाकर अपने टेस्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका नंबर आते आते किट समाप्त हो गई। तेज धूप होने के कारण गर्भवती महिला कोविड जांच शिविर के पास ही चक्कर खाकर गिर गई। महिला को अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे होश में लाया, लेकिन बिना कोविड जांच के दवाई देने से इनकार कर दिया। 10 बजे से चेकअप हुआ, रिपोर्ट अभी नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? रिपोर्ट 2 दिन के बाद 2 दिन देंगे बाद मिलेगा बोल रहे हैं। और डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट लेके आओ, तत्कालीन रिपोर्ट लेकर के आओ। कोरोना के खतरनाक रूप को देखते हुए शासन ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है। बचाव के लिए शिविर लगाकर जांच कर दवाई भी वितरित कर रही है। वहीं 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वालों को भी टीकाकरण कर रही है। लेकिन आम जनता जब तक स्वयं सजग नहीं होगी, तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मास्क, सैनिटाइजर के साथ 2 गज की दूरी, दवाई, टीका और भाप लेना कोरोना का सही इलाज है। संयमित रहें और स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। गरीबी से संघर्ष करते हुए खेल की ऊंचाइयों को छूने वाली एक होनहार बेटी सरकार द्वारा मिले पदकों को देखकर अपनी प्रतिभा का गला घोट रही है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस कंट्री दौड़ में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली एक किसान की बेटी आज प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठी है कि शायद कोई आशा की किरण दिखाई दे। बालोद नगर के अंतर्गत ग्राम मनोद में एक आदिवासी परिवार आर्थिक स्थिति से तंग गरीब परिवार की बेटी, जिनका नाम भीमेश्वरी ठाकुर है, जिनके पिता का नाम धीमन ठाकुर है। भीमेश्वरी ने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी काबिलियत पर गरीबी में संघर्ष कर भी खेल में ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। छत्तीसगढ़ के नाम को गौरवान्वित करते हुए एक राष्ट्रीय खिलाड़ी होने का सम्मान प्राप्त कर चुकी है। गांव की इस बेटी ने पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय और राज्य के खेलों में अनेक पदक प्राप्त किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उपेक्षा के चलते शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यह बेटी निराश है। मनोद में रहती हूँ और मतलब गांव से 4 किलोमीटर दूर जुंगेरा है, वहाँ मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ। मतलब ग्राउंड छोटा सा है, फिर भी मैं जगह नहीं, ग्राउंड नहीं है, इस वजह से मैं उसी जगह प्रैक्टिस करती हूँ और मैं कड़ी मेहनत करती हूँ। और सबसे पहले मैं नेशनल खेलने गई हूँ पुणे, फिर बेंगलुरु गई, राजस्थान गई, पंजाब गई और राजस्थान में मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल है 3 किलोमीटर और क्रॉस कंट्री में। और मैं गेम करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है बचपन से कि मैं गेम करूँ, मैं अच्छे से गेम करना चाहती हूँ और ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस बेटी ने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी गरीबी में जीवन यापन कर कभी भी हार नहीं मानी और निरंतर अभ्यास कर प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाई। और इनके पास आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है कि इनके पास पहनने के लिए जूते, ना ही परिवार आर्थिक रूप से प्रैक्टिस के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराने में सक्षम है। मनोज जैसे छोटे गांव के एक मामूली किसान की बेटी ने 5000 मीटर और 10,000 मीटर और क्रॉस कंट्री पीनट्स में छत्तीसगढ़ राज्य की टॉपर रनर रही। उनके लगभग 3 वर्षों के कैरियर में भीमेश्वरी ने पुणे, बेंगलुरु और राजस्थान और पंजाब के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने राजस्थान में नेशनल स्कूल गेम्स और गुजरात के क्रॉस कंट्री में स्वर्ण हासिल किया है। वह अपने गरीबी से पीड़ित परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिना सरकार के समर्थन के वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इनके परिजन भी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्रतियोगिता में पहुंचाने पर परहेज करते हैं।
भीमेश्वरी आगे खेलना चाहती है और अपने कैरियर को खेल में बहुत अच्छा बनाना चाहती हैं। अपने राज्य और देश का नाम भी रोशन करना चाहती है। गरीबी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ऐसे होनहार खिलाड़ी खेलना छोड़ दें, इसके लिए सरकार को इनका सहयोग जरूर करना चाहिए। इन्हें शासन के सहयोग की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड का फैसला एक बार फिर टल गया। 31 मार्च को डीजे राजेश श्रीवास्तव इस हत्याकांड पर फैसला देने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश अब 9 अप्रैल को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। दुर्ग जिले के शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का 9 नवंबर सन 2015 की रात्रि अपहरण हो गया था। पुलिस के रोजनामचे में 10 नवंबर को अपराध पंजीबद्ध हुआ और 44 दिन बाद अभिषेक मिश्रा की लाश स्मृति नगर के एक आवास से मिली थी। पुलिस फाइल की माने तो 9 नवंबर की रात्रि चौहान टाउन के अपार्टमेंट G11 के फ्लैट नंबर 18 में निवासरत किमसी जैन ने अपने पति विकास जैन और चाचा अजीत के साथ मिलकर अभिषेक मिश्रा हत्याकांड को अंजाम दिया था। 9 नवंबर की शाम अभिषेक किमसी जैन के फ्लैट पर पहुंचा और फिर दोनों के मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। घटना स्थल पर विकास और अजीत ने अभिषेक के सिर पर रॉड से संघातिक चोट की। बेहोश होने के बाद अजीत के आवास स्मृति नगर 80B में खाली पड़ी जमीन पर गड्ढा खोदकर प्लास्टिक में बंद कर उसे दफना दिया था। घटना के 44वें दिन बाद पुलिस ने अभिषेक की लाश स्मृति नगर से बरामद की। किसी को भी शक ना हो, आरोपियों ने लाश के ऊपर गोभी उगा दी थी। वैसे अजीत के निवास स्थल के ऊपर कमरे में पीजी की कुछ लड़कियां निवासरत थी। दुर्ग जिले की पुलिस ने अजय देवगन अभिनीत दृश्यम फिल्म की कहानी बताकर पूरा मामला सुलझा दिया था, लेकिन शॉर्ट पीएम में आरोपी विकास द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल भी मेल नहीं खाया, क्योंकि अभिषेक के सिर पर रॉड या फिर किसी अन्य हथियार से मारने का निशान ही नहीं था। अगर शंकराचार्य ग्रुप के गलियारों की माने तो ये सारा मामला करोड़ों के लेन देन का था, क्योंकि किमसी शंकराचार्य ग्रुप से काम छोड़ने के बाद भी अभिषेक मिश्रा के बही खातों का हिसाब रखती थी। खैर, अब तो मामला न्यायालय की शरण में है और 9 अप्रैल को इस पर न्यायाधीश महोदय फैसला देंगे। जिले की जनता को न्यायालय के फैसले का इंतजार है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शहर में वैक्सीनेशन का महाअभियान अपने चरम पर दिखता नजर आ रहा है। लगभग हर वार्ड में इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन के लिए वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। जिले में 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान में 45 से अधिक उम्र के 3,80,000 नागरिकों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में स्वास्थ्य विभाग सहित निजी अस्पताल के कुल 1,310 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठधाम कैंप 2 भिलाई में सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस अभियान में वैक्सीन सेंटर पर स्थिति भी सामान्य है। वैक्सीनेशन में जरूरी दस्तावेजों को देखते हुए सरकार द्वारा चिन्हित अर्थात वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिन दस्तावेजों में सरकारी परिप्रेक्ष्य हो वही मान्य होंगे। इसी के साथ कोविन एप्लीकेशन भी जारी की गई है, जिसके जरिए आंकड़ों को सम्मिलित किया जाएगा। अभी तक तो हमारे यहाँ 65 टीकाकरण हो चुका है लोगों का 12 बजे तक, और 45 साल से ऊपर वालों का टीका लग रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। मतलब उनको इंटरेस्ट दिख रहा है कि लोग प्रोटेक्शन के लिए अवेयर हैं। और इसके साथ साथ हम लोग उनको ये भी समझाते जा रहे हैं कि टीका लग गया है, उसके बावजूद आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगा कर रखना है और भीड़ वाली जगहों में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें हम उनको एडवाइस कर रहे हैं। भिलाई निगम क्षेत्र में टीकाकरण केंद्रों की संख्या में इजाफा किया गया है और सभी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है, जिसमें इच्छुक व्यक्ति कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स contact 9425
07202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन के आदेश पर 45 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना का वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। इसी कड़ी में मोहारी मरोदा में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने 45 साल के ऊपर उम्र वालों को भी 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया है। इसी कड़ी में मोहारी मरोदा में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोग स्वयं ही कोरोना का टीका लगवाने के लिए ललायत दिखे। सुबह से ही टीका लगवाने वालों की लंबी कतार देखने को मिली। इंजेक्शन आज लगा रहा है। कितने से कितने साल का लग रहा है और क्या है पूरी बात? ये यहाँ पर आज शिविर लगा है 45 प्लस वालों को और सबको लगाया जा रहा है इंजेक्शन, जो शासन का गाइडलाइन के अनुसार। जी, और कुछ बोलना चाह रहे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे केंद्र सरकार का जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है और इसमें सभी लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, सभी लोगों को टीका लगना चाहिए और सबका स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
मैं भी लगाया हूँ। ऐसा कोई प्रकार से इन्फेक्शन वाला कोई बात नहीं है। और कुछ लोग ऐसा है कि वैक्सीनेशन के आड़ में, सामने रिसाली नगर निगम का चुनाव है, तो कुछ देर पहले मैं यहाँ देखा कि 8-10 लोग मास्क लेकर खड़े हुए, 8-10 लोगों को मास्क का बांट दिए और अच्छा सा अपना बांट रही हूँ, जागरूक कर रही। ऐसी टाइप का बोल बाल के अपना अभी देख रहे हैं कि अभी वो यहाँ पर वो गायब ही है। तो कुछ लोग ऐसा है कि राजनीति भी कर रहे हैं टीकाकरण में, तो राजनीति नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी का स्वास्थ्य का सवाल है। नहीं, कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग ठीक ठाक हैं और प्राय बहुत लोग आगे आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और किसी को कोई ऐसा समस्या नहीं आई है। और आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मोहाली मरौदा में वार्ड नंबर 15 में जो है शिविर के माध्यम से जो है कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिए हैं। किसी तरह कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई। टीका लगने के बाद भी किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। सभी पेशेंट, सभी जितने लोग आए हैं सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आके कोविड-19 का टीकाकरण करवाए और अपना ज़िंदगी बचाए और घर में रह कर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। और हम लोग ये चाहते हैं घर घर जाके बुला के लगवा रहे हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। हमारे मोहाली मरौदा से कोई भी नहीं छूटना चाहिए। और ये आगे टीकाकरण और बढ़ते क्रम में है। आज तीसरा दिन है टीकाकरण का, फिर और आगे बढ़ सकते हैं। शासन के द्वारा चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन का लाभ इतने लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों ने घूम कर लोगों को शासन द्वारा किए जा रहे वैक्सीनेशन के बारे में बताकर टीका लगवाने शिविर तक ले आई। वहीं डॉक्टरों का कहना था कि इस टीके को लगवाने से किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कटौती की है, लेकिन सरकार द्वारा गैस की कीमत में की गई कटौती का घर के बजट में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां सिलेंडर के नए दाम तय करती है। ऐसे में 1 अप्रैल से घरेलू सिलेंडर के लिए आपको 10 रुपए कम चुकाने होंगे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, अगर उससे तुलना की जाए तो कीमत में आई ये गिरावट बेहद कम है। गौरतलब है कि बीते 2 महीने यानी फरवरी और मार्च में रसोई गैस की कीमतों में 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। 4 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी। उसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए का उछाल आया था। फिर 25 फरवरी को 25 रुपए और 1 मार्च को इतने ही रुपए बढ़ाए गए थे, जिससे गृहिणियों के घर का बजट बिगड़ गया था। 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के खुदरा मूल्य में 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी आई है। वो स्वागतीय कदम है। उपभोक्ताओं के हित में ये निर्णय लिया गया है और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एलपीजी के रेट का निर्धारण होता है वो ऑयल कंपनी द्वारा इंटरनेशनल मार्केट पे एलपीजी और क्रूड ऑयल का जो रेट होता है उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है। यह बहुत बड़ी कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में कमी होगी, क्रूड ऑयल के रेट में कमी होगी, वैसे वैसे रेट में भी एलपीजी के रेट में भी कमी होती जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत ही राहत मिलेगी। इस्पात नगरी के सेक्टर 7 में पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने कोरोना वैक्सीनेशन का शिविर लगवाया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। इस्पात नगरी सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने 31 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करवाया है। वहीं 2 अप्रैल से कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। इन सब के साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने अपने वार्ड वासियों के लिए सराहनीय कार्य किया है। टीकाकरण का कार्य अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा पहले भी आम जनता के हित में कार्य किए गए हैं। वर्तमान में यह शिविर पार्षद कार्यालय में लगाया गया है, जहां पर वार्डवासी पहुंचकर शिविर का लाभ उठा रहे हैं। जो भी आज नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से हम लोग यहाँ पे शिविर लगाए हैं। हम लोगों ने आज से जो भी 45 साल से भी अधिक है और 60 साल से ऊपर है, सभी को कोरोना कोविड शील्ड के यहाँ पे लगवा रहे हैं। सभी को जो भी लगाना चाहते हैं अपना आधार कार्ड लाएं। मैंने हर ग्रुप में डाल दिया है। मेरे टीम के लोगों का, मेरे साथियों का उसमें नंबर भी है। नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा के आधार कार्ड के साथ आप यहाँ पहुँचेंगे। हम निःशुल्क यहाँ पे कोविड शील्ड लगवा रहे हैं सभी को।
45 साल से लेकर 60 साल से ऊपर तक सभी उम्र वालों को हम लगाएंगे और लगातार ये शिविर जारी रहेगा। ये लगातार जब तक इसको हम अभियान को पूरा ना कर ले, ये कोविड शील्ड के इंजेक्शन का हम लगातार जारी रखे रहेंगे। और मेरा सबसे निवेदन है, यह बीमारी बहुत गंभीर और व्यापक रूप ले रही है। आप सभी से निवेदन है, आप लोग आसपास के लोगों को भी अब इस जानकारी दें और सभी को जो भी 45 ऊपर है, हमारे मेरे साथी, मेरे दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सभी से निवेदन है कि आप पूरे परिवार जो भी 45 और 60 से ऊपर के हैं आके लगवा लें। इस कार्य के लिए मैं हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन लोग के सहयोग, जिनके माध्यम से आज हम लोग इस शिविर का आयोजन कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड शील्ड का हम लोगों को लगाने का लाभ दे पा रहे हैं। नहीं, ये टीका लगाने के बाद फिर आज से फिर 1 महीने बाद लगाना है, उसके दूसरा लगाने के 15 दिन बाद इसका असर शुरू होता है, एक काम करना लगता है। मेरा टीका लगाने के उपरांत भी मेरा सभी से निवेदन है, बिना मास्क के घर से ना निकले और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि ये बीमारी, फिर बोल रहा हूँ, बहुत व्यापक एवं गंभीर रूप ले चुकी है। मेरा सबसे निवेदन है, यहाँ पहुँचने से पहले और घर से निकलने से पहले आप लोग मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जब बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर आप घर से निकलें, ना अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी चंद घंटों में सुलझाई गई व प्रकरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन, मैस्ट्रो, पत्थर, चाकू व अन्य सामानों को जब्त किया गया। रंग लगाने को लेकर हुए विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। मामला दुर्ग का है। होली के दिन शाम को पुलिस को सूचना मिली कि मोहलाई खार में एक 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पड़ा है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। विवेचना में मृतक की पहचान बघेरा निवासी कुलेश्वर ठाकुर उर्फ दाऊ के रूप में हुई। घटना दिनांक को दोपहर मृतक कुलेश्वर ठाकुर और आरोपी गण सिब्बू यादव, रॉकी देशमुख तथा हिमांशु यादव के मध्य रंग लगाने को लेकर वाद विवाद हो गया था। उक्त घटना के बाद तीनों आरोपियों ने कुलेश्वर को दुपहिया वाहन में जबरदस्ती बैठाया, मोहलई खार ले गए। वहां पर सड़क किनारे पड़े पत्थर से आरोपियों ने मृतक के सिर पर संघातिक चोटें की, जिसके कारण मृतक की मौत हो गई। करीब 5 बजे हमको फोन द्वारा सूचना मिला कि मोहलई में एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है बाड़ी के पास में। तो तत्काल हमने वहाँ घटनास्थल पहुँचे और घटनास्थल में जाकर देखे तो एक अननोन व्यक्ति जिसको सर से कुचल के उसका हत्या कर दिया गया था। पूरा खूना खून था, सर एकदम कुचला हुआ था और पैर एकदम घसीटा हुआ था, जिसमें वो घसीटने का निशान था, चोट जैसा दिख रहा था। हमने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना दिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात की जानकारी दिए और तत्काल फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CSP महोदय तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे। बारीकी से पूछताछ किए गाँव वालों से और बाकी लोगों से, तो उस मृतक के बारे में पता चला कि वो यहीं का रहने वाला है, अपने एरिया का रहने वाला है, बघेरा का रहने वाला है और उसके नाम का खुलासा हुआ, उसका शिनाख्ती हुई। तत्काल फिर हमने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 302 एवं 364 का। और मुखबिर से ये भी पता चला था कि इसको 4 बजे करीबन इंदिरा नगर से 2 व्यक्ति एक नीले कलर की एक्टिवा जैसे वाहन में बिठाकर मोहल्ले की तरफ लेके गए हैं। तत्काल हमने अपने स्टाफ को इस मामले के तफ्तीश के लिए और जानकारी के लिए, आरोपियों की पतासाजी के लिए अलग अलग क्षेत्र में एक टीम बनाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन पर भेजा और चंद घंटों में हमारी टीम के द्वारा वो पता लगा लिया गया कि 3 व्यक्ति इस घटना में शामिल थे। 3 व्यक्ति जो घटना में शामिल थे, पहला जो घटना है इंदिरा नगर में हुआ था। इंदिरा नगर में उसके साथ मारपीट किया गया। आरोपी सिब्बू यादव, रॉकी देशमुख एवं हिमांशु यादव, ये तीनों ने मिलकर वहाँ पे उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसको सिर पर ईंटा से वार किया। ईंटा से वार करने के बाद उसके सिर में चोट लगा तो फिर वे दोनों व्यक्ति उसको रॉकी देशमुख और सिब्बू यादव, ये दोनों नीले रंग की मैस्ट्रो वाहन में इसको बिठाकर उधर मोहलई और खार की तरफ ले गए, बाड़ी की तरफ ले गए और उसे बाड़ी में पटक करके और उसमें पत्थर पटक करके उसके साथ बेरहमी से उसका हत्या की है। दुर्ग पुलिस ने हत्या के चंद घंटों के अंतराल में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।